छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। प्रदीप भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल हमें मिला है आयुष शुक्ला जी का। फिनोलेक्स केवल 894 रुपए के लिए हुए हैं। प्रदीप भाई इस पे क्या करना है? देखिए, अभी 756 के आसपास है। मुझे लगता है कि देखिए इसका ऑलरेडी एक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव ट्रेंड हो गया है और लगातार हम देख ही रहे थे स्मॉल कैप मिड कैप में कितना ज़्यादा पिटाई हो रहा है। दूर दूर तक सर अभी सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है 579 के आसपास। तो अगर आपको एग्जिट करना है तो आप करेंट जोन से एग्जिट करके जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और वेट करना है, इस केस में और थोड़ा रिस्क आपको लिए ज़्यादा हो सकता है। रिस्क ज़्यादा ओपन होके जा रहा है, 560 70 से पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो सर एक बार करेंट उनसे एग्जिट करने का ही मैं सलाह दूंगा उनको, क्योंकि दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही पुल बैक आ रहा है जी। हम्म श्रवण सिंह जी पूछ रहे हैं एक्सो नोबल सर। पूछ रहे हैं कि कल भी क्वेश्चन रह गया था। श्रवण सिंह जी कल क्वेश्चन लिया था, आई थिंक आपने वीडियो स्किप कर दिया। लेकिन मैं आपका एक्सो नोबल वाला शेयर ले लेता हूँ। एक्सो नोबल पर सर आपकी राय? अ, सर आप मुझे थोड़ा स्पेलिंग बता पाएंगे इसका? अ, क्या प्रदीप भाई क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे थोड़ा कोड बता पाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक को मैं कवरेज नहीं करता हूँ। एक्सो नोबल, ये है AKZO इंडिया। एक्सो इंडिया के नाम से आता है। चौंतीस सौ ओके। अठारह एक सौ रुपए का शेयर है ये। हाँ। ओके, देखिए ओवरऑल टेक्निकली मैं फंडामेंटली इसको कवर नहीं करता। टेक्निकली देखा जाए तो 3417 के आसपास का भी प्राइस जो है वो चल रहा है, एंड एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 3250 के आसपास। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है अभी बने रहिए, एक शॉर्ट टर्म में रैली आना बाकी है। बेचना है 3770 के आसपास, अभी बने रहिए जिनके पास पोजीशन है 3770 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिएगा 3180 के आसपास। हम्म एक हमारे दर्शक है नवनीत जी, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रदीप जी कुछ शेयर पूछ रहे हैं, कुछ बता दीजिए कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि देखिए आईटी एंड फार्मा एंड अभी एफएमसीजी, ये तीनों काउंटर्स में से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप एफएमसीजी से हिंदुस्तान यूनिलीवर में कुछ इन्वेस्ट कीजिए, आईटी से टीसीएस एंड इन्फोसिस में थोड़ा कुछ वेटेज रखिए। फार्मा से मुझे सान फार्मा एंड लुपिन बहुत पसंद लगता है। तो ऐसे करके आप तीनों सेक्टर में आप 30 30 30 करके ऐसे इन्वेस्ट कीजिए जी। ठीक है। पल मखीजा जी के नाम से आईडी बना हुआ है। ये पूछ रहे हैं सर MCX पर अपना व्यू दे दीजिए। देखिए एमसीएक्स अभी 10,204 के आसपास है, ऑल टाइम हाई पे है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे है और ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, मैं ऑल स्टॉक्स में ही ऑलमोस्ट 90 95% कंपनीज में मैं पॉजिटिव हूँ। अभी करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, 10,800 11,000 ऑन द वे। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में है। ओवरबॉट सिचुएशन में कोई भी स्टॉक रहता है तो उस केस में आपको और हायर प्राइस तो देखने को मिलता है, लेकिन बाइंग करने के लिए रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है वो फेवरेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए फ्रेश बाई नहीं करना है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है आप कंटिन्यू रखिए। मुझे लगता है कि 11,000 ऑन द वे, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी जिनके पास है, मिड टर्म के लिए भी जिनके पास है, बिल्कुल बने रहिए। ठीक है। मोहम्मद साहब का सवाल है, इनके पास नाल्को के शेयर हैं 185 रुपए के भाव के। क्या करें सर, इसको होल्ड करें या एग्जिट करना पड़ेगा? देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे चार्ट में रिसेंटली एक बाउंस बैक तो देखने को मिला था, लेकिन एक रेसिस्टेंस फेस हो रहा है ऑलमोस्ट 269 270 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन 275 280 के आसपास कभी भी अगर फिर से आता है तो आपको एक बार शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक भी करके जाना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है कि टू एक 35 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, और पोजीशन को आप 2 3 साल 4 साल कैरी करके जाइए, उसमें आपको साढ़े 300 400 का भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। हम्म भारती देवी जी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं मनी 9 की। जी मैम हम जानते हैं। PPL फार्मा, इन्होंने 198 रुपए के लिए हुए हैं सर। इस पर क्या टारगेट रखें 6 महीने का? देखिए मुझे लगता है कि अभी उनको वेट करना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं। 172 का एक स्टॉप लॉस, 172 विल बी योर स्टॉप लॉस। 172 कभी भी ब्रेक होता है आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसका चार्ट ओवरऑल वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे 170 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 170 कभी भी ब्रेक होता है आपको एग्जिट करना चाहिए। 170 के ऊपर जब तक है एक बार ट्राई कीजिए, हर एक उछाल में आपको अगर थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन काटना है तो आप काट सकते हो, लेकिन पोजीशन यहाँ पे न्यू पोजीशन नहीं बनाया जा सकता अभी, क्योंकि आपका बाइंग थोड़ा ऊपर है। कभी भी 205 210 के आसपास मिलता है, थोड़ा आप प्लान कीजिए उछाल में एग्जिट करने का जी।
ATGL 650 रुपए का लिया हुआ है, इस पर क्या करें सर? 650 का प्राइस है, 600 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। एंड अदानी ग्रुप बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, बहुत ही सुपर वोलेटाइल रहता है। बने रहिए। मैं अदानी ग्रुप को लेके ओवरऑल पॉजिटिव हूँ और एटीजीएल में भी पॉजिटिव हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी भी अनसर्टेनिटीज है अदानी ग्रुप को लेके। और कहीं ना कहीं उस हिसाब से एक बार आपको और भी ज़्यादा नीचे डिप देखने को मिल सकता है, लेकिन घूम फिर के आपको ऊपर आएगा। तो आपका पोजीशन साइजिंग सही रखना है और मिड टर्म के लिए एटलीस्ट बने रहना है। तो बिल्कुल बने रहिए, होल्ड करके जाइए। ठीक है सर। जेके लक्ष्मी सीमेंट 895 रुपए के लिए हुए हैं विष्णु जी ने। इस पे आपका व्यू सर? जी सर, कौन सा स्टॉक? सर जेके लक्ष्मी सीमेंट 895 रुपए के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि लॉस हो रहा है जेके लक्ष्मी सीमेंट में। 895 रुपए का लिया हुआ है। देखिए अभी 774 के आसपास चल रहा है। आप बिल्कुल बने रहिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपके हिसाब से मेरे हिसाब से 650 के आसपास। अभी भी बहुत दूर ही है स्टॉप लॉस। अब देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू बनाना है, मैं बोलूँगा एग्जिट कर जाइए आप, क्योंकि इसमें और भी नीचे आना पॉसिबल है। करेंट जोन से मैं देख रहा हूँ 120 130 पॉइंट नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी भी शॉर्ट टाइम के हिसाब से अभी भी एक्सपेंसिव है बहुत। तो 650 इसका परफेक्ट एक बाइंग हो सकता है, और वहां तक तो ये आने वाला है। तो उतना अगर आप वेट करके जा सकते हो तो वेट कीजिए, अदरवाइज आप एक बार एग्जिट करके जाइए। ठीक है। सूरज जी पूछ रहे हैं सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन की खबर आ रही है या बैंकों के मर्जर की खबर आ रही है? आई बिलीव प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा तो बैंकों के मर्जर की खबर आ रही है, कि छोटे बैंक, छोटे सरकारी बैंक बड़े सरकारी बैंक्स में मर्ज हो जाएंगे। प्रदीप भाई क्या लग रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे सरकारी छोटे छोटे बैंक हैं, यूको बैंक, इनका मर्जर होने की बात है। मिड कैप बैंक्स में लाइक पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, ये कहा जा रहा है कि 4-5 बैंक ही बचेंगे। क्या लग रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 30% का लॉस कवर होगा क्या इनका? देखिए मुझे लगता है कि मैं पीएसयू को लेके अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो मैं पॉजिटिव हूँ। लाइक बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बीओबी, कैनरा बैंक, पीएनबी, ये सारे बैंक को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। और मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे स्टॉक्स में आप एक उछाल के लिए वेट करके जा सकते हो। कभी भी उछाल मिलता है तो एग्जिट करने का ही प्लान ढूंढना चाहिए। और मेरे तरफ से बाइंग कॉल नहीं रहेगा। और 38.90 का भी प्राइस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। मुझे लगता है कि आपको अगर कभी भी 43-44 के आसपास का प्राइस मिलता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट में उतना प्राइस एक्शंस अभी उतना हुआ नहीं। और ओवरऑल आप देखेंगे 69-70 के आसपास टॉप बनने के बाद रिसेंटली जो डीप लगाया था 33 के आसपास, तो अभी 38 चल रहा है। उतना भी अट्रैक्टिव प्राइस में मुझे नहीं लग रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बार एग्जिट करने का प्लान आप कीजिए। और अगर आपको रहना है इसी सिमिलर फील्ड से तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ऐसे बैंक पे के साथ आप रहिए, रदर देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे। जी। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं सुमित जी, ये पूछ रहे हैं कि सर, प्रदीप सर का रिकमेंडेशन पारादीप फॉस्फेट 195 रुपए का लिया हुआ है, थोड़ा अब नीचे आ गया है, क्या करूं सर इसमें? तो जब मैंने रिकमेंडेशन दिया था उस हिसाब से एक स्टॉप लॉस भी बताया था। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको एग्जिट करके जाना चाहिए। और अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने वाले हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप हो तो फिर आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से 150 मैक्सिमम, इसके नीचे देखना नहीं चाहिए। क्योंकि 150 अगर होल्ड कर पाता है, एक पॉसिबिलिटीज बनेगा यहाँ पे और थोड़ा ऊपर आना। और एक्चुअली स्मॉल कैप मिड कैप में लगातार एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड हो गया था लास्ट 2-3 दिन में। और इसके वजह से थोड़ा बहुत आज कुछ स्टॉक्स में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी थ्रेट है मार्केट में, ऐसा भी मैं एनालिसिस करके मेरे को जितना समझ में आ रहा है, अभी भी 6 to 7% स्मॉल कैप मिड कैप नीचे आ सकता है। उस केस में स्टॉक और भी नीचे आ जाएगा 120, 110। तो ऐसे आप कभी भी कोई भी अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। स्टॉप लॉस अगर ब्रेक होता है आप एग्जिट करके जाइए, क्योंकि वैल्यूएशंस महंगा होता है उस टाइम पे, प्राइस भी अच्छा चलता है, उस पर मोमेंटम ट्रेडिंग हो सकता है। लेकिन आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे तो उस टाइम पे वेट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसी के लिए स्टॉप लॉस मैक्सिमम 150। अगर 150 कभी भी हिट होता है तो एग्जिट करके निकल जाइए। लॉस लेना सीखिए। योर फास्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस। हमेशा लॉस लेना अच्छा होता है स्टार्टिंग में, नहीं तो बाद में लंबा लॉस हो जाता है। जी। ठीक है।
पारेल हरूद जी का सवाल है तेजस नेटवर्क का 695 के प्राइस के कुछ शेयर लिए हुए हैं तेजस नेटवर्क के। इस पर एडवाइस कर दीजिए सर। सर मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये स्टॉक का भी चार्ट बहुत ही बिगड़ा हुआ है, खराब है। और हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी अभी बॉटम हो सकता है। बेस तो नहीं बिल्डिंग हो रहा है, लगातार नीचे आ रहा है। कोई भी उछाल में एग्जिट करने का प्लान ढूंढिए, अवॉइड करना है फ्रेश बाइंग से। आईटीआई संगीता कुमारी जी ने लिया हुआ है 357 का, सर इस पे क्या करें? देखिए आईटीआई में कल एक मोमेंटम भी आया था, उससे पहले भी एक बार 360 के आसपास का एक मोमेंटम आया था। अभी 309 के आसपास प्राइस है। मुझे लगता है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत पहले ही ट्रिगर हो चुका है। 330 325 मैक्सिमम उनको देखना चाहिए था। अभी मुझे लगता है कि अगर आपने बाइंग करके रखे हो तो आपको एक बार एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। इसमें मोमेंटम अभी नहीं आएगा, मोमेंटम फिर से 335 340 के ऊपर आने वाला है। और वेट करेंगे तो थ्रेट है थ्रू 70 to 60 तक भी नीचे आने का पोटेंशियल है, क्योंकि मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप में जितने भी कंपनीज है उतना पोटेंशियल मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी वैल्यूएशन महंगा लग रहा है। हम्म शक्ति पंप पर व्यू चाहिए सर, एक हमारे दर्शक हैं। देखिए व्यू वही है। ओवरऑल अभी भी कोई बेस नहीं बिल्डिंग हो रहा है, लेकिन एक सपोर्ट के आसपास है। 650 से लेके 660 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर होल्ड करता है, अभी 692 के आसपास है, तो डेफिनेटली अभी अगर किसी के पास है तो 670 के आसपास ही एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एज ए शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और बने रहिए। आपको कुछ हाल मिलेंगे 750 760 तक। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें अभी बने रह सकते हो, लेकिन उस केस में स्टॉप लॉस आपको 650 के आसपास ही मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस 650। थोड़ा बहुत अगर आप ज़्यादा नुकसान नहीं लेना चाहते हो और 2 4 दिन का ही व्यू है, तो फिर भी आपको 670 के आसपास। तो दोनों स्टॉप लॉस दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए, बाकी आप बने रहिए। किसी को अभी भी फ्रेश बाय नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में जो फ्रेश ब्रेकडाउन आया था उसका अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी भी बेस नहीं बिल्डिंग हुआ है, तो इट विल टेक अनदर फ्यू डेज, थोड़ा टाइम लगेगा जी। हम्म, एक हमारे दर्शक हैं शुभेंदु सरकार जी, ये बोल रहे हैं दोनों गुरुदेव जी को प्रणाम। प्रणाम शुभेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका सवाल है सर, टेक महिंद्रा और इटर्नल शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए टेक महिंद्रा और इटर्नल पर। देखिए अभी 1510 के आसपास का प्राइस चल रहा है टेक महिंद्रा। एंड मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। आपको 1700 के आसपास का प्राइस मिलेंगे, फ्रेश बाय करके भी जा सकते हो। एंड आपके पास अगर है, आप बिल्कुल बने रहिए। ऐसा चार्ट देखने को भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट फंडामेंटल अच्छा है। सेकंड थिंग, वैल्यूएशन कंफर्ट जोन है। सो कॉन्फिडेंस ही आता है कि नहीं, प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाना है, 2 3 महीना टाइम देंगे तो। और इंटरनल भी मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन हो गया था, लेकिन 305 के आसपास का प्राइस है, आप बने रहिए। का मुझे लगता है कि 400 एंड अबव भी आपको प्राइस मिलेंगे, बिल्कुल बने रहिए। हम्म मिर्जा यामीन साहब हैं रियाद से, ये पूछ रहे हैं सर 49 रुपए 20 पैसे के एमएमटीसी के शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, इस पे क्या ओपिनियन है आपकी? देखिए मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है एक बार बने रहिए। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट रिसेंटली 58 के आसपास, तो 58 विल बी योर स्टॉप लॉस। 58 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स में अगर मार्केट नीचे आता है, बहुत नीचे गिर जाता है, तो इसीलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। वही मैं अगेन बोलूंगा, फर्स्ट योर फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस। लोग लॉस लेते ही नहीं है। अगर मार्केट का सर अभी विवेक सर आप पूछेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर ऑल इतने हजारों लोगों से बात करने के बाद, कम्युनिकेशन करने के बाद पता चला कोई लॉस बुक करने को रेडी नहीं है। प्रॉफिट नहीं बुक करते, लॉस भी नहीं। प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम भी होगा चलेगा, प्रॉफिट को ट्रेल करते नहीं और लॉस को बुक करते नहीं। और पोजीशन साइजिंग, मेरे को ऐसा ऐसा फोन पीछे ऐसे नंबर देख के लोग ऐसा ऐसा ऑफिस में फोन लगाता है कि एक एक स्टॉक में 20 20 हजार क्वांटिटी, 50 50 हजार क्वांटिटी लेके लोग बैठे हैं। मार्केट नीचे आ रहा है, रोएंगे लेकिन लॉस बुक नहीं करेंगे। सो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी है लोगों का, और आप पैसा बनाएंगे मार्केट में साइकोलॉजी के साथ ही। सो ये जो अब 61 के आसपास का भी प्राइस है, कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, तो आपको वेट नहीं करना है। अब ऐसे सिचुएशन में विवेक सर, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि 40 तक वेट करके बैठे रहते हैं, 45 तक वेट करके बैठे रहते हैं, लेकिन लॉस बुक नहीं करते। तो थोड़ा सा अगर लॉस बुक करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक स्ट्रैटेजी है, लॉस बुक करना एक कला है, एक आर्ट है, आप सीखिए इसको जी। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना प्रदीप भाई, एक बार लॉस हो जाता है फिर आदमी उस दिन कितना नॉर्मल जीता है वो भी ध्यान देने लायक है।
मैं मानता हूं कि वो स्ट्रेटजी वही है, असली सत्य वही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉस बुक किया, फिर शाम को वो ये प्लान बनाता है कि अब मैं दूसरा शेयर लूं, फिर दूसरे शेयर में अगर लॉस बुक हो गया गलती से सर, तो फिर तीसरा वो जिंदगी में लेने की इच्छा ही नहीं रखता है, फिर वो मार्केट इसीलिए छोड़ देता है। एग्जैक्टली इसीलिए पोजीशन साइजिंग उनका सही नहीं होता है। पोजीशन साइजिंग अगर आप 5 स्टॉक में अभी दूंगा, 5 स्टॉक्स में आप 5 स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट करा लो, अगर 1% 2% 3% मैक्सिमम आपका कैपिटल का आप रिस्क ले रहे हो, तो उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम वही होता है कोई एक कॉल में कोई विदाउट नोइंग द फैक्ट एंड फिगर पूरा पैसा डाल देते, नहीं तो एक कॉल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी ओवर पोजीशन ले लेते। तो ओवर पोजीशन होना, मैं जब भी आता हूँ शो में तभी भी एक चीज बोल रहा हूँ कि ओवर पोजीशन ना कीजिए, लेकिन फिर भी लोगों का मतलब वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लोग चेंज होने वाला नहीं हो, मार्केट साइकिल बदलता रहेगा, अलग अलग इन्वेस्टर आते रहेंगे, लेकिन लोगों का साइकोलॉजी वो देखा है मैंने बदलता नहीं है, बहुत मुश्किल है बदलना। और जो बदलता है वही पैसा बनाता है जी। बिल्कुल ठीक बात है सर, साइकोलॉजी बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को सीरियस नोट पर जाना पड़ेगा। अच्छा, मोस्टचिप में क्या करें प्रदीप भाई? ये एक हमारे दर्शक हैं शुभजीत रॉय जी, इन्होंने 2 से 3 साल के लिए व्यू बनाना चाहते हैं। मोस्टचिप अच्छा खासा 260 70 80 की रेंज तक आ गया था, ये टूट के अब 201 का कल लो बनाया, 212 चल रहा है, क्या करें सर? देखिए ओवरऑल स्मॉल कैप में एक सेलिंग प्रेशर है, अगर आपका 2-3 साल का व्यू है तो आप बने रहिए। लेकिन जब मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ 2-3 साल का व्यू के साथ बने रहिए, यहाँ पे एक स्कैम भी है। स्कैम मैं आपको बता देता हूँ। स्कैम मीन्स ये जो व्यू है, इस व्यू के साथ आपको बने तो रहना है, लेकिन आपका देखना है कि आप कितना लॉस ले सकते हो। मान लीजिए आपका 212 में ही बहुत लॉस हो रहा है और आप बैठे हो 165 तक, 180 तक, वो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप एक दो डेढ़ दिन पहले का ही आप देखेंगे डीप था, वो ऑलमोस्ट 197 196 के आसपास था। स्ट्रिक्टली आपका स्टॉप लॉस 197 पे ही होना, 196 में ही होना चाहिए। 197 196 एक रेंज है, उस रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, उसके नीचे जाने पे आपको वेट नहीं करना है। बाद में देखना, अगर मार्केट फिर से बाद में सही होता है तो बाद में देखना है, लेकिन आपको निकल जाना चाहिए उसके नीचे, आपको वेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया है, अगर इस बाउंस बैक के साथ और ऊपर आता है तो फिर आप बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है, स्टॉक ने आप स्टॉप लॉस ना लगा के आप बैठे हो स्टॉप 2-3 साल के लिए, कि नहीं मैं तो 2 साल के लिए बैठे रहूंगा, कंपनी अच्छा है। नहीं, आपको एग्जिट करना ही है, क्योंकि थोड़ा सा लॉस लेके चले जाएंगे, सेकंड स्टॉक आपको मिलेंगे, थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए होगा। इस हिसाब से मुझे लगता है कि मोस्टिव एक सेमीकंडक्टर का थीम है, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एटलीस्ट 20 to 25% सीएजीआर के साथ ग्रोथ करने वाला है, और शॉर्ट टाइम में बहुत चल चुका था। एक स्टॉप लॉस भी हमने बताया था 222 के आसपास, वो ट्रिगर हुआ है। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक स्मॉल कैप में ही एक प्रेशर बना है अभी, तो अभी के हिसाब से 197 का एक स्टॉप लॉस और बने रही है। हम्म पंजाब हाउसिंग फाइनेंस, इस पर आपका व्यू सर? पीएनबी कौन हाउसिंग, सा? पीएनबी सर हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग। ओके। अभी देखिए 908 एंड 909 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 935 एंड 40 के आसपास। लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। जब से वो न्यूज़ आया था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ और 1100 के आसपास का प्राइस है, तब से ना ये नीचे आ चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी एज ए इन्वेस्टर्स आपको नहीं बने रहना चाहिए, उछाल में एग्जिट करने का प्लान ही ढूंढना चाहिए। वो उछाल आपको 960 970 तक लेके जा सकता है जी। एनटीपीसी ग्रीन, पल हरूर जी का सवाल है, परेल हरूर जी का सवाल है। एनटीपीसी ग्रीन सर 113 के प्राइस के कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर आपकी राय सर? मुझे लगता है कि एनटीपीसी ग्रीन जब तक ये 145 एंड 50 के लेवल नहीं क्रॉस करेगा ना, ये चलेगा नहीं। और ये ग्रीन एनर्जी, ग्रीन थीम, इनके बात हमने बहुत सुना है, लेकिन मैंने कभी भी एनटीपीसी ग्रीन को इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं स्टोरी में बिलीव नहीं रखता हूँ, मैं प्राइस में बिलीव करूंगा। प्राइस एक्शंस लास्ट 1 1.5 2 साल से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे अभी भी लगता है अगर किसी के पास है आपको बेच के निकल जाना चाहिए। स्टोरी कब प्ले होगा, कब वैल्यू अनलॉकिंग होगा, उसके लिए आप बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि 1.5 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाए। तो इसीलिए आपको अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना है,
और ओवरऑल पर्टिकुलर इस स्टॉक को मुझे याद भी है, संदीप जी था उस टाइम पे, सूर्या जी भी था, एक शो भी किया था उन लोगों ने, 120 के आसपास था, तो सब लोग बोल रहे थे ग्रीन थीम ग्रीन थीम। और उस टाइम पे ऐसा एक ट्रेंडिंग भी न्यूज़ चल रहा था, लेकिन मैंने बताया था 140 के ऊपर मुझे बाई करना है। तो अभी भी देखिए, ऑलमोस्ट देखा जाए तो उस जोन से नियर अबाउट 20% तो नीचे है स्टॉक, नियर अबाउट 20 to 23% नीचे है। सो अभी भी आपको बाय नहीं करना, किसी के पास है तो एग्जिट करके निकल जाना, क्योंकि कब ये चलेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। नहीं चल रहा है तो जबरदस्ती ये नहीं चलेगा, अभी इट विल टेक टाइम, टाइम चाहिए होगा। हम्म। अगला सवाल हमें मिला है, टाटा स्टील में क्या करें? अदीब अदीबा अदीब अहमद जी का सवाल है सर। देखिए, टाटा स्टील एक ब्लू चिप कंपनी है। अभी आज थोड़ा बहुत 2-3 दिन से नीचे आ रहा था, कल भी थोड़ा बहुत रिकवरी और आज भी थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा है, बने रही है। इसमें आपको अगेन 195 से 200 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, 150 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। ठीक है। अरिहंत जी का सवाल है सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, बड़े फैन है हमारी मनी नाइन की टीम के, और स्टार सीमेंट, इन दोनों पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास भी पोजीशन है उनको वेट करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 250। और स्टार सीमेंट शॉर्ट टर्म में बहुत करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा क्योंकि एक ओवरसॉल्ड सिचुएशन में है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी एक बार आपको 12 to 15% का ऊपर एक उछाल मिल सकते हैं, उछाल में आपको एग्जिट करने का प्लान ढूंढना चाहिए जी। ठीक है। सूरज सिंह जी हैं सर, ओरिएंट ग्रीन पावर 17 रुपए के 2000 शेयर लिए हुए हैं, एक साल में कोई रिकवरी पॉसिबल है क्या, या एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? नहीं, मुझे लगता है कि एवरेज ओरिएंट ग्रीन। करना है अपने आप में, एवरेज करना अपने आप में एक मिसकॉन्सेप्शन है आपको, और ऐसे स्टॉक्स में एवरेज नहीं करना चाहिए। और अभी तो आप बने रहिए, आपको अगर 14.50 14 के आसपास कुछ भी उछाल मिलता है तो एग्जिट का प्लान ढूंढिए, मोटा मोटा आपको रहना नहीं है, एग्जिट का प्लान ही ढूंढना है स्टॉक से। हम्म। लखनऊ हुसैन भाई, आ, बड़े टिपिकल टिपिकल आईडी रखे हुए हैं सर, थोड़ा सा छोटा आईडी कर लो, थोड़ा हमें भी आसानी हो जाएगी पढ़ने में। अपोलो टायर्स में क्या कमेंट है सर? प्रदीप भाई, अपोलो टायर्स। एप्पल और टायर्स मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और इसमें टेक्निकली चार्ट भी देखेंगे तो एक पॉजिटिविटी है। करेंट जोन से मुझे लगता है कि 20 से 22%, 25% ROI पॉसिबल है नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स मैक्सिमम। करेंट जोन से बाई करने का सलाह भी रहेगा, जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है, स्टैंडर्ड कंपनी है। एक स्टॉप लॉस आपको 465 के आसपास मेंटेन करके जाना है। हम्म। अडम्बर फाउंडेशन के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये बोल रहे हैं कि सर एथर के लिए धन्यवाद, प्रदीप जी ने दिया था और इसमें इनको प्रॉफिट बना है, आधे शेयर 295 पर बुक किए, बाकी का क्या करें? देखिए, अथर एनर्जी मुझे लगता है कि अभी आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी 693 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और आपको थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। और रिसेंटली जो करेक्शन हुआ ना, इस करेक्शन पे एथर एनर्जी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी भी है, और शॉर्ट टर्म में जितना करेक्शन हुआ था 660 तक ये हो चुका है। तो अभी अगर आप बने रहते हो, मेरे को लगता है कि एक बार आपको 745 760 तक फिर से ऊपर रैली मिल सकता है, तो जिनके पास पोजिशन है बने रहिए, डेफिनेटली एक बार 750 760 पॉसिबल है। ठीक है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल सर 450 के लिए हुए हैं अरविंद जी ने, इस पर आपका व्यू? देखिए, मुझे लगता है कि 441 के आसपास का भी प्राइस है, एंड ओवरऑल हम देखेंगे एक सस्टेनेबल कंपनी है, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 425 विल बी और स्टॉप लॉस बने रहिए। इसमें आपको टारगेट पॉसिबिलिटीज होगा फिर से आपको 485 एंड अगेन 525 एंड 30 तक भी जा सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज है। उतना नीचे नहीं आया और सपोर्ट भी है अच्छा खासा, सस्टेनेबल स्टॉक है, बने रहने का सलाह होगा, इसमें आप प्रॉफिट बना के ही जा सकते हो, हाई पॉसिबिलिटीज है। हम्म। स्वप्निल जी पूछ रहे हैं सर, एमआरपीएल 162 रुपए के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? वैसे एमआरपीएल पर मेरी रचित भाई से बात हुई थी, लेकिन स्पेशली 162 के लिए हुए सर, इस पर क्या करें? रशिया से जो क्रूड ऑयल वाली बात है वो थोड़ा सा इन काउंटर्स को आज डैम्पन कर रही है, क्योंकि चेन्नई पेट्रो भी गिरा, एमआरपीएल भी गिरा, तो ये थोड़ा सा आज प्रेशर में है।
ये मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये ओवरबॉट सिचुएशन में है और इसको एक सेलिंग प्रेशर आना ही है 140 तक, 140 135 तक। तो अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एक बार आपको निकल जाना चाहिए। 135 40 इजीली आपको दिखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी एक तरफा रैली मार्केट ऐसा नहीं है, और उतना ही भी ज्यादा फोमो नहीं है कि कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप काउंटर्स भागेंगे ऐसा। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, जितने भी काउंटर है इसका हो चुका है लास्ट डेढ़ हफ्ता पहले का टॉप बना दिया है ऑलरेडी। तो फिर से नीचे आएंगे आपको और प्राइस नीचे मिलेंगे, तो एक बार करेंट उनसे तो बिल्कुल नहीं बाय करना किसी के पास, और अगर ऑलरेडी है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा। एग्जिट कीजिए, अभी फ्रेश बाई तो नहीं करना है। हम्म। मोहम्मद रफीक साहब का सवाल है सर, वोडाफोन आइडिया, इस पर क्या करना है? देखिए वोडाफोन आइडिया का व्यू यही है, वही लोग यहाँ पे निवेश करें जिनका व्यू थोड़ा यहाँ पे एग्रेसिव है, रिस्की पर्सनालिटी है। और वोडाफोन आइडिया सर हमने शो भी किया था आपके साथ बहुत बार, ऑब्वियसली बात होता है, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो शो था एक दिन दोपहर का शो 1 बजे के आसपास मार्केट बंद था उस दिन। एक वोडाफोन आइडिया को लेके एक न्यूज़ आया था उस दिन, ऐसा न्यूज़ था कि गवर्नमेंट स्टेक लेने वाला है, और वो ऑलमोस्ट 49% के आसपास। तो उस दिन शो किया था, उस दिन भी प्राइस था 9 रुपीज, आज भी प्राइस है 10 रुपीज। और इस बीच मोर देन 20 टाइम्स न्यूज़ आ चुका है। तो मोर देन 20 टाइम्स लास्ट 4 महीने में 5 महीने में न्यूज़ आया है। और उस टाइम पे हमने 9-10 टका के आसपास आपको नेगेटिव व्यू ही दिया था मैंने, और क्यों बाई नहीं करना चाहिए उसके पीछे भी रीजन दिया था। तो उस टाइम से हमने देखा नीचे भी आया था ऑलमोस्ट 7 रुपी तक, उसके भी थोड़ा बहुत, और अगेन थोड़ा बहुत नीचे से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कोई खास यहाँ पे मोमेंटम है नहीं, और मुझे लगता है नहीं कि लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल होगा। अब गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट चाहता नहीं कोई पर्टिकुलर एक कोई कंपनी का मोनोपोली इस इंडस्ट्री में बन जाए। अभी भी मार्केट कैप से ज़्यादा इनके पास डेट है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है, मैनेजमेंट में बहुत अलग अलग इंप्रूवमेंट बाकी है। सो उसके आधार पे कभी भी उछाल में 13-14 रुपीज पॉसिबल है। लेकिन वही लोग पैसा लगाए जो लोग लॉस खाने के लिए, लॉस लेने के लिए रेडी हो आप। लेकिन फ्रेश एज ए फंडामेंटल व्यू, टेक्निकल व्यू, मैं बोलूंगा आपको इग्नोर ही करना है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं कुंज बिहारी जी, ये पूछ रहे हैं सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस पर आपका व्यू? देखिए बजाज हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस हम लगातार देखेंगे कि बहुत टाइम से ये एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न में चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब से आईपीओ आया था, हम ऑलवेज एक आईपीओ न्यू जो भी स्टॉक्स है, नाम कोई भी हो, टाटा बिरला अदानी अंबानी कुछ भी हो, हम ऑलवेज यूज करते हैं कि आईपीओ हाई के ऊपर अगर सस्टेन होता है ऐसे स्टॉक्स में हम निवेश करते हैं। लेकिन लगातार आईपीओ आया उसके बाद लगातार नीचे आ रहा है, डेली वीकली मंथली तीनों चार्ट में ही नेगेटिव एक पोजीशन बना के रखा है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास भी पोजीशन है आपको एग्जिट करना चाहिए। और लास्ट 6-8 महीने से मैं ही कह रहा हूँ कि आईपीओ हाई के नीचे आपको एग्जिट करना चाहिए। उस टाइम पे 140 के आसपास भी प्राइस था, तो 140 से 120 से अभी 105 के आसपास आ चुका है। कुछ दिन बाद हो सकता है कि हम बात करेंगे 80-85 में बात करेंगे, तो एग्जिट ही करना है। एग्जिट का कोई अदर्स ऑप्शन है ही नहीं इसमें। हम्म। दीपक तोमर जी हैं सर, केपीआईटी के बारे में पूछ रहे हैं सर, 1200 शेयर हैं 1270 के भाव के, इस पर क्या करें सर? मुझे लगता है कि अगर 1200 कितने पे सर बाइंग है? 1270 की। डेफिनेटली आप बने रहिए, आपको एक उछाल मिलेंगे, उस उछाल में आपको बेचना है। अभी के लिए एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 1085 के आसपास, 1085 विल बी योर स्टॉप लॉस। और अगेन आपको आपका बाइंग प्राइस भी मिलेंगे, और मुझे लगता है कि बाइंग प्राइस के बाद भी आपको और भी 8 to 10% का प्रॉफिट भी मिल सकता है। इट विल टेक 2 क्वार्टर, 2 से 3 क्वार्टर मैक्सिमम रख सकता है। तो एक बार बने रहिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है शिपिंग कॉर्पोरेशन पर, रिया गुप्ता जी का सर, इस पर क्या करना है? देखिए लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म में जिनके पास पोजीशन है बने रही। लेकिन बहुत सारे लोगों ने होप के साथ बाय किया था 250 260 में, मार्केट नीचे आने के कारण बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नीचे आया है। इनफैक्ट कल तो मैं ऐसा भी देख रहा था, न्यू वन ऑलमोस्ट 219 स्टॉक्स में 52 एक लो लगा रहा था। अब जिस टाइम पे इंटर शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग रिलेटेड कंपनीज भाग रहा था, उस टाइम पे एसीआई परफॉर्म नहीं किया था। इसका ब्रेकआउट आया था शॉर्ट टर्म में 240 से 271 72 को 4 5 के आसपास भागा था। लेकिन इसके ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन अगेन आ चुका है, तो ऑलरेडी एज पर द शॉर्ट टर्म फिर से खराब हो चुका है। तो ये अपने कंसोलिडेशन रेंज पे जो फंसा था अगेन फंस चुका है। इट विल टेक अनदर टाइम, फिर से टाइम लगेगा। तो आप देख लीजिए, आप शॉर्ट टर्म वाले हो निकल जाइए, मिड टर्म वाले हो बने रहिए, लॉन्ग टर्म वाले हो बने रहिए, आपके व्यूज के हिसाब से आप रहिए इसके साथ। ठीक है। जनाब शाह साहब का सवाल है सर, मॉइल, MOIL, इस पर क्या कर सकते हैं, क्या व्यू रहेगा?
देखिए मुझे लगता है कि 324 के आसपास का प्राइस है। एक बार एक सपोर्ट है चार्ट चार्ट में ऑलमोस्ट 284 के आसपास, और जब तक उसके ऊपर है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। एक बार आपको एक उछाल मिल सकता है, उछाल में 356 357 से लेके 360 तक प्राइस आपको मिल सकता है। तो उस उछाल में आपको बेचना है तो विद ए टारगेट ऑफ 360 अभी तो बने रहिए आप, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है। ठीक है। कोल इंडिया 600 शेयर हैं सर, इस पे कोल इंडिया पर व्यू। देखिए तीन सौ बहुत ही नब्बे का बाय बढ़िया, किया हुआ है सरजीत सिंह साहब ने। जी। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि कोल इंडिया, ओएनजीसी, गेल ऐसे स्टॉक्स भागता नहीं है इमीडिएट लेवल पे। अपने बाई किया 390 पे, बाइंग लेवल से तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। आपका आपका बाइंग प्राइस भी मिलेंगे उसके ऊपर। मुझे लगता है कि अगर आप और 2 से 3 साल देते हो तो आपको 425 430 का प्राइस भी मिलेंगे। सो वही है, स्टॉक बाय करने से पहले आपको टाइम जानना पड़ेगा, और कोल इंडिया मीन्स एटलीस्ट 3 साल आप बैठे रहिए, 3 साल तक चुपचाप रहिए, तो मुझे लगता है कि आपको इजीली आपको 450 500 का प्राइस आपको मिल सकता है। क्योंकि हमने ऐसा एक ट्रेंड देखा है 21 22 23, कोई भी सेक्टर कोई भी कंपनी भागा है 24 में जीरो रिटर्न, उसके बाद नीचे, उसके बाद 25 में भी नीचे। अब देखिए 24 में तो चला नहीं, हम देखेंगे ऑलमोस्ट 540 के आसपास का प्राइस था, 540 से स्टॉक ने 24 में ही एक ऑलमोस्ट -34% का रिटर्न दिया, ऑल टाइम हाई से 34% का नेगेटिव रिटर्न। अभी भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट 31% के आसपास ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो ऑल टाइम हाई से 30% नीचे है, और कहीं ना कहीं इस साल भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। हो सकता है कि और अगले नेक्स्ट 6 महीना नहीं चलेगा। सो बने रहने का सलाह होगा जी। हम्म। नमिश जी का सवाल काफी तेजी से, यहाँ पर इतनी तेजी से सवाल आ रहे हैं कि मैं, थैंक यू सो मच विवेक सर, यही पढ़ पा रहा हूँ। और इनका सवाल है सरला पॉली पर सर, सरला पॉली पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। ओके, देखिए सरला पॉली पे मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप एक बार वेट कीजिए, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक अभी 88.99 ऑलमोस्ट 89 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और टॉप हो चुका है, ऊपर से नीचे सस्टेन नहीं, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम होता है। तो मेरे को लगता है कि एक स्टॉप लॉस 87, अभी 89 के आसपास ही है, 87 पे आप मेंटेन कीजिए, कभी भी हीट होता है तो निकल जाइए स्टॉक से, फ्रेश बाई नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है सर, इनका 96 का है, मुझे मिल गया है। और ये यही कह रहे हैं कि आपकी टीम सर बहुत अच्छा काम कर रही है, थैंक यू सो मच नमीश जी। 96 का लिया हुआ है प्रदीप भाई इन्होंने। 87 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, कभी भी 87 हिट होता है तो निकल जाना है, कभी भी उछाल में 94 95 के आसपास मिलता है तो भी आपको निकल जाना है। क्योंकि इसमें फंडामेंटली उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, और स्मॉल कैप मिड कैप अभी चलेंगे नहीं, तो 2 3 रीजन है, फैक्टर है, इसके वजह से चलेगा नहीं, तो चलेगा नहीं तो होल्ड करने में फायदा ही क्या है। जहां पे फोकस करना चाहिए आईटी में, पीएसयू बैंक पे, एफएमसीजी में, फार्मा में, ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत शिफ्ट होइए, क्योंकि वो डिफेंसिव भी है और मार्केट नीचे आने पे ज्यादा नीचे भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में बने रहेंगे, क्या पता कल को 70 भी आ जाए तो आप फिर से पूछोगे मेरा तो बैड लक है। तो बैड लक रदर देन आप 87 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लॉस लीजिए, निकल जाइए, किसी और स्टॉक्स रिसर्च कीजिए, किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ जुड़े रहिए, और नहीं तो रेगुलर मनी नाइन को और विवेक जी को फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन तो सर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बिल्कुल, और प्रदीप जी को भी फॉलो करिए, और हमारे पैनलिस्ट जितने भी आते हैं उनको फॉलो कीजिए। हनुमान जी भी, हनुमान धनखड़ जी भी हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि मनी नाइन इज वेरी प्रॉफिटेबल सर। और बहुत बहुत शुक्रिया धनखड़ साहब। और आप देखिए, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम, और पैनलिस्ट हमारे बहुत पढ़ते हैं, सब मेहनत करते हैं। अ, इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर पर लॉन्ग टर्म व्यू जानना है, प्रदीप जी इस पर क्या राय रहेगी। हिंदुस्तान कॉपर, ओके, देखिए अभी हिंदुस्तान कॉपर 326 के आसपास है, रिसेंटली एक टॉप बन गया था। अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम पे 310 का जो सपोर्ट था वो अच्छे से खासा ले लिया है, तो कंसोलिडेशन रेंज पे रहेंगे, लेकिन अभी इमीडिएट लेवल पे उतना ज़्यादा आरओआई मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। एक बार 348 350 तक आ सकता है, तो 350 के आसपास एक बार एग्जिट करना चाहिए शॉर्ट टर्म अगर किसी का व्यू है तो। लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए। हम्म। एक सवाल मिला है न्यूजन सॉफ्टवेयर पर, 1000 शेयर हैं 1040 के, दीपक तोमर जी के, इस पर क्या करें सर। देखिए न्यूज एंड सॉफ्टवेयर मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास ही है, और ज़्यादा गिरावट इसमें होने नहीं वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 890 860 एक जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ही कंसोलिडेशन कर रहा था बहुत टाइम से।
हाईली पॉसिबिलिटीज है यहाँ से बाउंस बैक लगा के स्टॉक ऊपर आ जाएगा। आप 835 के 835 से 830 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगेन मुझे लगता है कि अगर स्टॉक होल्ड कर पाता है 830 को, तो अगेन आपको 1250 से 1300 का एक भाव मिल सकता है। अगेन 830 को अगर होल्ड कर पाता है तो आपको ऑलवेज वॉच करते रहना पड़ेगा एवरी डे कि 830 को होल्ड कर पा रहे कि नहीं। अगर 830 को बाई चांस ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो ये जो व्यू है इनवैलिड हो जाएगा। उस हिसाब से आप सोचिए जी। हम्म। विजेंद्र पाल जी का मैं लास्ट सवाल ले रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि सर मेरा सवाल भी ले लीजिए। बिल्कुल ले रहा हूँ, लेकिन सर थोड़ी टाइम की कमी है, आपने 3 सवाल भेजे हैं। मैं एक ही ले पाऊंगा। सीडीएसएल, सीडीएसएल और एनएसडीएल पर कल हमने स्टॉक एक्सरे पर भी बात की थी। आप चाहें तो सर वो वीडियो भी उठाकर देख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन सीडीएसएल पर मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। प्रदीप भाई क्या लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी रुकी है तो थोड़ा सा ये सारे शेयर सुस्त हुए हैं, ऊपर से करेक्ट हुए हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट रिबाउंड होगा, रिबाउंड इन ए सेंस ये नहीं कि इंडेक्स लेवल पर, ओवरऑल जब रिबाउंड होगा तब थोड़ा सा फायदा शायद सीडीएसएल एनएसडीएल को दिखे। क्या लग रहा है सर सीडीएसएल? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में भी मैं पॉजिटिव हूँ, मिड टर्म में भी मैं पॉजिटिव हूँ सीडीएसएल को लेके। एनएसडीएल को लेके मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ क्योंकि चार्ट में अभी भी कंसोलिडेशन है, लेकिन सीडीएसएल को लेके मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट February 20 से लेके आज तक का रिटर्न देखेंगे आप, ओवरऑल देखेंगे 1029% से ज़्यादा तो आरओआई रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतना रिटर्न जो है दे दिया है सीडीएसएल ने, तो कहीं ना कहीं मल्टीबैगर बना है। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 1950, एंड थोड़ा बहुत टाइम देंगे तो अगेन आपको ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए दिखाई देंगे। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, आप फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो, स्टैगर मैनर पे बाय कीजिए। 1580 से लेके 1530 इस रेंज पे आप एक्यूमुलेशन करते जाइए। और लास्ट आप देखेंगे 2020 से और अभी तक का ऑलमोस्ट 1030% के आसपास का रिटर्न, बहुत ही बढ़िया काउंटर है, फंडामेंटल इसमें वैल्यू है। और इंडिया में अभी शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का एक्टिविटी डेटा आप देखेंगे थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अगेन ये जैसे ही बुल मार्केट आ जाएगा फिर से सारा कुछ सही हो जाएंगे, एफआईआई लोग आ जाएंगे, मार्केट लोग भर भर के पैसा यहाँ पे बना सकते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल बने रहने का ही सलाह रहेगा जी।